आज की इस वीडियो में हम चलेंगे गोवा और जानेंगे गोवा के ट्रेडिशन और कल्चर के अंदर बहुत ही खास जगह रखने वाले लोव्स के बारे में और उन्हें बनाने वालों के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आप बाकी सभी वीडियो भी देख पाएँ और उनसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ये भी जान पाएँ। तो चलिए मैं समझाता हूँ आपको ये चैप्टर, जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। इन द ओल्ड Portuguese days, the people of Goa ate loaves of bread. पुर्तगालियों के शासन वाले दिनों में गोवा के लोग लोव्स यानी कि ब्रेड खाया करते थे। जो पिक्चर आप यहाँ देख रहे हैं आपने भी खाए होंगे, कुछ हद तक बन जैसा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपकी जनरल नॉलेज गेन करने के लिए एक चीज़ और बताई है कि हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा आज़ाद हुआ था 19 दिसंबर 1961 में, और गोवा के अंदर पुर्तगालियों का शासन था। तो ये आपको बात याद रखनी। नाउ दीज लोव्स हैव डिसअपीयर्ड। अब ये जो लोव्स हैं वो भले ही गायब हो गए हैं, बट देयर मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन इन्हें बनाने वाले अभी भी वहाँ मौजूद हैं। द फर्नेसेस ऑल्सो एग्जिस्ट। और वो भट्टियाँ जहां इन लोव्स को बनाया जाता था वो अभी भी मौजूद है। द साउंड्स ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बूज कैन स्टिल बी हियर्ड। और वो जो एक आवाज़ है उस बम्बू की, जिसके बारे में कहानी में आगे अच्छे से जानेंगे, उसे अभी भी सुना जा सकता है। समवन ऑफ द फैमिली स्टिल कैरीज दिस बिजनेस। और परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति इस व्यवसाय को अभी भी चला रहा है। These bakers are known as padeir in Goa even today. और ये जो बेकर्स थे, इन लोव्स को बनाने वाले, उन्हें पडेर के नाम से तब जाना जाता था और अब भी जाना जाता है। तो गोवा को फ्रीडम कब मिली और गोवा के किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं और उन्हें बनाने वाले को क्या कहा जाता था, ये बात अब जान चुके हैं। कहानी में आगे बढ़ते हैं। The writer remembers his childhood days when the baker used to be their friend, companion and guide. लेखक जो है इस कहानी का, वो याद करता है अपने बचपनों के दिनों को और बताता है कि इन लोव्स को बनाने वाले या तो इनके दोस्त हुआ करते थे, या साथी हुआ करते थे, या इनके मार्गदर्शक हुआ करते थे। He used to visit twice a day. और ये जो लोव्स बेचने वाले थे, बनाने वाले थे, वो दिन में 2 बार इनके उधर आया करते थे। Once in the morning during his selling hours and then again while returning after selling all his breads. दिन में 2 बार आते थे, एक बार सुबह सुबह जब वो बेचने के लिए निकलते थे और एक बार शाम के टाइम जब वो बेचकर वापस आ रहे होते। The sound of his bamboo woke the author and other from स्लीप। और जो उसकी बम्बू की जो साउंड होती थी वो लेखक को और जो बाकी साथी थे उनके उन सबको नींद से जगाती थी। ये वही बम्बू जिसकी आवाज़ अभी भी सुनी जा सकती है, अभी हमने पीछे कहानी में बात की। द ऑथर यूज टू रन टू हिम फॉर ब्रेड बैंगल्स। और उसके बाद लेखक उठ करके उसके पास भागता था उसके उस ब्रेड बैंगल्स के लिए। द मेड सर्वेंट यूज टू बाय लोव्स एंड कैरी देम इनसाइड द हाउस। और जो घर की नौकरानियां होती थी वो इनको लोव्स को खरीदती थी और घर में लेकर आती थी। द बेकर केम विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज बम्बू स्टफ। और वो जो इन लोव्स को बेचने वाले थे, बनाने वाले थे, वो अपने बम्बू के साथ जब आते थे तो उनके बम्बू को पटकने से झंग झंग की साउंड आया करती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, द अदर बैंग द बम्बू ऑन द ग्राउंड। एक जो इनका हाथ होता था वो सर पे रखी उस टोकरी को संभालता था और दूसरे हाथ से वो उस बम्बू को जमीन पर पटकते थे। आपने भी अपने आसपास में कहीं ना कहीं किसी को इस टाइप का कुछ ना कुछ बेचते हुए देखा ही होगा। द बेकर वुड प्लेस द बास्केट ऑन द बम्बू। जब किसी को कुछ खरीदना होता था तो वो उस बास्केट को उतार के उस बम्बू के ऊपर रख लेते थे। द ऑथर एंड अदर वुड लुक इनटू हिज बास्केट। और जैसे कि बच्चों की हमेशा से चीज़ों को जानने, समझने, उन्हें अंदर तक देखने की ख्वाहिश होती है, तो वैसे लेखक और उसके जो दोस्त थे वो भी उस बास्केट के अंदर झांक झांक कर देखते थे। दे वुड ईट लोव्स विद हॉट टी, दे वुड नॉट ब्रश देयर टीथ।
और यहाँ पे लेखक कहता है कि हम उन लोव्स को चाय के साथ खाते थे और अपने दांतों को ब्रश भी नहीं करते थे। लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करना, दांतों को ब्रश जरूर करना, वरना अगर बिना दांतों को ब्रश करके ऐसे ही खाते रहे तो कुछ साल तो खा लोगे, उसके बाद फिर बिना दांत के खाओगे। खैर, लोव्स हॉट टी के साथ खाए जा रहे हैं, पिक्चर भी आप देख चुके हैं, और ये काफ़ी हद तक बन जैसे ही होते हैं, इवन यू कह सकते हो कि बन ही हैं। आगे बढ़ते हैं कहानी में। No marriage was complete unless the traditional ball was served. कोई भी जो शादी विवाह का प्रोग्राम था वो जब तक उनका जो ट्रेडिशनल बॉल है उसे नहीं परोसा जाता तब तक वो पूरा ही नहीं होता था। The lady of house prepared sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. The ballin-house would be prepared for Christmas and other festivals. और यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी चीज़ कब बनाई जाती है। तो घर की जो महिला होती थी, मुख्य गृहिणी जो होती थी, वो सैंडविचेस बनाती थी अपनी बेटी के एंगेजमेंट पर, और साथ साथ वो बॉलिन हाउस जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो क्रिसमस और बाकी त्योहारों के लिए बनाया करती थी। द बेकर्स ड्रेस, इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है यहाँ पे। आप एक चीज़ जान चुके हैं कि कोई भी ओकेजन हो वो बिना इनके पूरा नहीं होता था। किसके? बॉलिन हाउस, इसके बगैर। और साथ साथ अब इन्हें जो बनाने वाले हैं उनकी ड्रेस की भी बात कर लेते हैं। द बेकर वॉज यूजुअली ड्रेस्ड इन अ कबाई, अ लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, और अ शर्ट एंड अ ट्राउजर विच वॉज शॉर्टर देन फुल लेंथ। तो जो कबाई की ड्रेस है उसको आपको अच्छे से समझना है और याद करना है। एक ऐसी ड्रेस है जो लॉन्ग फ्रॉक जैसी है, जो तकरीबन घुटनों तक पहुंच रही है। आप इसको लेकर लंबी शर्ट भी कह सकते हैं। नीचे एक ट्राउजर है जो कि पूरी लेंथ से थोड़ा सा छोटा है, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से थोड़ा सा लंबा है। आप लोगों ने कैपरी तो पहनी होगी, कुछ वैसा ही। इवन टुडे इफ एनीवन गोज आउट इन द स्ट्रीट वेयरिंग हाफ पैंट्स, ही रिफर्ड टू एज अ पडेर, मीन्स बेकर। और आज भी अगर कोई उसी टाइप की लेंथ वाली पैंट कह लो या उसे कैपरी कह लो पहन के बाहर गलियों में चला जाता है तो लोग अभी भी उसे पडेर यानी कि वो बेकर कह देते हैं। तो इसी के साथ आपकी कहानी हो गई है ये पूरी। यह है कुछ शॉर्ट से पॉइंट, अगर छोटे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं तो उसके लिए। तो पूरी स्टोरी में क्या है, लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताता है कि उसके बचपन के दिन कैसे थे, इन लोव्स को बनाने वाले कैसे बेचने आया करते थे, और वो कैसे बच्चे बहुत एक्साइट रहते थे उस व्यक्ति की उस टोकरी में झांकने के लिए, और कैसे वो व्यक्ति बहुत खास था और उनके द्वारा बनाई जाने वाली चीज़ भी कितनी खास थी गोवा वालों के लिए। इस पूरी कहानी के बाद जो एक बात आप बहुत अच्छे से जान पाते हो वो ये है कि गोवा के ट्रेडिशन में पुर्तगीज़ जो कि उनका वहाँ पे शासन रहा लंबे समय तक, तो उनकी छाप अभी भी देखी जाती है, और ये हर जगह की संस्कृति और कल्चर में होता ही होता है। साथ साथ इससे आने वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल से हैं कि कबाई क्या है, उनकी ड्रेस किस प्रकार की थी, कैसे कि कोई भी अगर ओकेजन है गोवा में तो वो भी अभी भी इनके पुराने इन पकवानों के बगैर पूरा नहीं हो पाता है, और कैसे इनको बनाने वाले अभी भी मौजूद हैं और कैसे इसे बनाया करते थे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसकी कहानी भी। तो अब इस वीडियो को कर देना शेयर अपने क्लासमेट और दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।